नमस्कार मित्रों, काफ़ी देर से आपको वेट करना पड़ा। एक्चुअल में आज बीएसएनएल की लीज लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और लगातार मैं स्टूडियो के अंदर ही खड़ा हूँ। जैसे आप वेट कर रहे हो वैसे मैं भी वेट कर रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी काम करने थे, लेकिन मैं भी आपके समक्ष अभी खड़ा हूँ। तो बगैर टाइम ख़राब किए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ही आप सब लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, स्टार्ट करते हैं। और भी बंधु तब तक जुड़ जाएंगे और स्टार्टिंग से जो नहीं जुड़ेंगे तो लास्ट समय देख लेंगे। मित्रों, आज मैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेके आया हूं। राजस्थान के इतिहास के वो प्रश्न जो आरएएस, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर इत्यादि हर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे ख्याल से आराम से दे पाएंगे। बैराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था? टिम्फेंथलर, जेम्स प्रिंसेप, कैप्टन बर्ट, विलियम जोन्स। वॉल्यूम थोड़ा फास्ट करो भाई। तेज सिंह राठौड़ कह रहे हैं वॉल्यूम थोड़ा तेज करो, तेज कर लीजिए। सभी उसको रिफ्रेश कीजिए, सभी का चलने लगेगा। और अभी चूंकि आज संडे है, नेटवर्क के अंदर एरर है। टेक्निकल टीम हमारी लगातार उसमें लगी हुई थी। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। टेक्निकल टीम कृपया वॉल्यूम इंक्रीज करें और पहले से भी एक बार चेक कर लें। अभी सबको मेरी आवाज़ ठीक तरीके से सुनाई दे रही है? एक तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो ईयरफोन, अपने कानों में ईयरफोन डाल के और फिर जो है उसको अटेंड करें क्लास को। तो क्या है कि पूरा ऑडिबल रहूंगा, मैं अच्छे से आपको सुनाई दूंगा सबको। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, बैराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने बैराट, जिसको कि पहले विराटनगर भी कहते थे, उन्होंने अशोक का अभिलेख खोजा था। मित्रों, ये अशोक का अभिलेख जो है, बैराट का अभिलेख जो है, इसको भाब्रू अभिलेख भी कहते हैं। ध्यान रखना, अपने आप में यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का कौन सा अभिलेख भाब्रू अभिलेख कहलाता है? तो ये बैराट वाला अभिलेख भाब्रू अभिलेख कहलाता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि इसको कब खोजा था, कैप्टन बर्ट ने इसको कब खोजा था, तो 1840 ईस्वी में खोजा था। बैराट के अशोक के अभिलेख से रिलेटेड मित्रों में दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। पहला, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपको पूछ ले कि अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है, तो मित्रों अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह अशोक के बैराट के शिलालेख से पता चलता है। और दूसरा, अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? तो यह सबसे बड़ा शिलालेख भी यही था, सबसे बड़ा शिलालेख था। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जरा आपको ध्यान रखना है। तो वापस से आ जाते हैं। बैराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था, ये अपना क्वेश्चन था। क्लियर? तो कैप्टन बर्ट, ये इसने खोजा था, 1840 ईस्वी में खोजा था। और ये भाब्रू अभिलेख भी अशोक का कहलाता है। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये पता इसी शिलालेख से चलता है, अभिलेख से चलता है। और ये सबसे बड़ा अभिलेख है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आते हैं। लोह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां जयपुर के किस स्थल से मिली है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं मित्रों, बैराट, सांबर, जोधपुरा, कोटड़ा। मित्रों, लोह अयस्क से लोहा बनाने की जो भट्टियां जो है वो जोधपुरा से मिली है। ध्यान रखना, जोधपुरा एक स्थल है जो कि पुरातात्विक स्थल है, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। क्लियर? तो जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है, ध्यान रखना। और एक और अगर आपको पूछे लोह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां इसके अलावा, जोधपुरा के अलावा और कहां से मिली, तो इसके अलावा और सुनारी, कहां पर है सुनारी बताइए? सुनारी है खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, वहां से भी मिली है। तो लोह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां एक तो सुनारी खेतड़ी से मिली है और एक जोधपुरा जयपुर से मिली है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बीच में लाइक बटन है वो जरूर दबा दें। और आज चूंकि टेक्निकल एरर के कारण हम काफ़ी देर बाद स्टार्ट हो पाए, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी चाहता हूं कि आपका समय उसके अंदर जाया गया। लेकिन अगर आप कुछ पुस्तक पढ़ते हुए बीच में अगर उसको आप देखते तो मेरे ख्याल से
वो समय भी आपका पास हो जाता। लेकिन कई बार टेक्निकल एरर ऐसी होती है, अपने हाथों में कुछ नहीं होता है, तो अपन कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त हुई है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए मुझे। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। मैं आज बिल्कुल कम समय लूंगा और तुरंत मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? तो फटाफट से आप उसको देखते रहें। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से मिली? बर्ड राइडर मतलब पक्षी पे सवार, मतलब पक्षी पे सवार। रॉक पेंटिंग मतलब, रॉक मतलब चट्टान, इसको कहते हैं। क्लियर? काफी अच्छे आंसर उसमें आ रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर ही आप सबका आ रहा है लगभग। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो मिली है मित्रों, ये गरड़दा से मिली है। और गरड़दा स्थल कहां पर है? तो ये स्थल है बूंदी में। बूंदी में छाजा नदी के किनारे, बूंदी में छाजा नदी के किनारे ये बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए सबको। और ये देश में पूरा महत्व की पहली पेंटिंग है, ध्यान रखना। पुरातत्व महत्व की, आपको पूछ ले देश में पुरातत्व महत्व की पहली पेंटिंग कौन सी है, तो यही है, ध्यान रखना। पुरातत्व की पहली पेंटिंग यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? घोड़े वाला बाबा किसको कहा जाता है? वेंसांग, जेम्स टॉड, जय नारायण व्यास, राणा सांगा। मित्रों, घोड़े वाला बाबा के नाम से जेम्स टॉड प्रसिद्ध है। आपको पता होगा जेम्स टॉड जो है अपने कई गांवों के अंदर घोड़े पे सवार होकर और वो घूमता रहता था रात को दिन में। और अपने राजस्थानी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा काड़ो है वही बाबो और बहुत ज़्यादा गोरो है वही बाबो। और ये कौन सा वाला बाबो? घोड़ों वाला बाबो। तो घोड़े वाला बाबा का मतलब समझ गए? तो ये रात को निकलता था, रात को लोग देखते थे अरे इतना गोरा चिट्टा आदमी कौन जा रहा है, तो ऐसे करके जेम्स टॉड को ये कहा गया। ध्यान रखना सबको। क्लियर? सांबर झील का प्रवर्तक कौन था मित्रों? वासुदेव था। तो एक अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सांबर झील का प्रवर्तक कौन था, आपको पूछ ले, तो वासुदेव था। अब प्रश्न मेरा यह है कि इसका उल्लेख कहां मिलता है? मित्रों, इसका उल्लेख ये चार आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें बिजोलिया लेक के अंदर सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था, इसका उल्लेख यहां पर मिलता है। बिजोलिया गांव कहां पर है आप सबको पता होगा। कहां पर है बिजोलिया गांव? बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया गांव है। और ये बिजोलिया लेक जो है, आपको पूछ ले कि ये बिजोलिया लेक कहां से प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, तो बिजोलिया लेक भीलवाड़ा के अंदर से मित्रों पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है और ये 1170 ईस्वी के अंदर प्राप्त हुआ। क्लियर? तो सबको स्पष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव थे। इसका उल्लेख कहां मिलता है? बिजोलिया लेक में मिलता है, सबको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सूती कपड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान के इतिहास के जो फेमस प्रश्न है उनमें से एक है, ध्यान रखना। सूती कपड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो मित्रों कालीबंगा, आहड़, बैराट, गुलुंड। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक तो बैराट जो है यहां से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए, बैराट है जयपुर के अंदर। और दूसरा स्थल है मित्रों बालाथल। बालाथल पुरातात्विक स्थल है जयपुर के अंदर, वहां से भी सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? तो ये दो आंसर है, आपको लेके ध्यान रखना। ये बैराट के अंदर जो सूती कपड़े के अवशेष जो मिले मित्रों, बैराट के अंदर आपको पता होगा 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी। और वो 36 चांदी की मुद्राएं जो थी वह एक सूती कपड़े के अंदर, सूती वस्त्र के अंदर जो है वो बंधी हुई मिली थी। तो ये आपका आंसर बैराट और एक बालाथल, ये दो आंसर है। क्लियर? 7वां क्वेश्चन देखिए, बैराट से किस काल की जानकारी के अवशेष नहीं मिले हैं? प्रश्न गौर करना, जानकारी के अवशेष नहीं मिले हैं, जानकारी नहीं मिली है ऐसा नहीं कह रहा है। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मध्य काल, महाभारत काल। मित्रों यहां पे बैराट में मौर्य काल का तो अशोक का शिलालेख वगैरह सबको पता ही है, उत्तर मौर्य काल के भी अवशेष मिले हैं, मध्य काल के मिले, आगे वाले प्रश्नों बात करेंगे। लेकिन महाभारत काल के अवशेष नहीं मिले हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बैराट जो है वहां पे विराटनगर जिसको कहते थे, पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था ना, तो ये 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने विराटनगर के अंदर व्यतीत किया था, ये तो बात सही है। लेकिन इसके कोई अवशेष यहां से नहीं मिलते हैं, महाभारत के अंदर उसकी जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल किसको माना गया है? मतलब कालीबंगा सभ्यता जो है
जो हनुमानगढ़ के अंदर पहले गंगानगर जिला था और फिर बाद में हनुमानगढ़, वो जो उसका मुख्य स्रोत रहा है। पूछ ले कि इसका उद्गम स्थल किसको माना गया है। तो मित्रों इसका उद्गम स्थल किसको माना गया है, इसका उद्गम स्थल माना गया सौंथी को, सीधा ध्यान रखना। और सौंथी कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित। और ये सौंथी संस्कृति जो है मित्रों, कालीबंगा संस्कृति को पहले सौंथी संस्कृति कहते थे, और ये सौंथी संस्कृति ही विकसित होकर इसने भी कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया, ये ध्यान रखना। तो ये सौंथी जो है इसको कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम के नाम से भी सौंथी संस्कृति को जाना जाता है। तो फिर से देखना, कालीबंगा प्रथम किसको कहते हैं, सौंथी संस्कृति, और सौंथी संस्कृति का ही विकसित रूप है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आजाद ठीक बताते हैं, कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। गुड। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। पहले तो बताओ वर्तमान में टाटा नगर कौन सा है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में टाटा नगर स्थल है, आपको पता होगा, जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर, जमशेदपुर को भारत का टाटा नगर कहते हैं, जो कि झारखंड के अंदर स्थित है, और टाटा की वहां पे लोह अयस्क बनाने की वहां पे कंपनी है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर, जहां पे लोह सामग्री के अवशेष मिले हैं, ये किसको कहा जाता है मित्रों, रेड को कहा जाता है। रेड टोंक के अंदर है, बिल्कुल सही आंसर आपका कईयों का आ रहा है। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत का टाटा नगर किसको कहते हैं, जमशेदपुर, झारखंड को। क्लियर। नेक्स्ट, राजसमंद प्रशस्ति जो 1676 ईस्वी में लिखी गई थी, उसके लेखक कौन हैं। तो राजसमंद प्रशस्ति आपको पता है, राजा महाराजा जो हैं उनके प्रशंसा के अंदर प्रशस्तियां लिखी जाती थी। क्लियर है। तो ऐसे ही राजसमंद प्रशस्ति के लेखक पूछ ले कौन है, तो मित्रों आपको पता रहना चाहिए, रणछोड़ भट्ट तेलंग, पूरा नाम भी लिख देता हूं मैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है वो राजसमंद प्रशस्ति के लेखक थे, और इसके अंदर संस्कृत ये महाकाव्य है, एक तरह से संस्कृत महाकाव्य उनकी प्रशस्ति में लिखा गया है। और इस महाकाव्य को मित्रों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, रणछोड़ भट्ट। और राजसमंद राज प्रशस्ति, इसके अंदर आपको पूछ ले किस राजा की प्रशस्ति है, मुख्य रूप से किस राजा की प्रशस्ति है। तो मित्रों ये किस राजा की प्रशस्ति है, तो राजसमंद के राजा राज सिंह की ये प्रशस्ति है। तो याद रखना आप ये भी। 11वां क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख कहां से मिले हैं। अभी अभी अपना एक क्वेश्चन आया था, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख कहां से मिले मित्रों, बैराट से मिले। और बैराट का प्राचीन नाम क्या था, विराटनगर। और अभी बताया था अशोक के अभिलेख, इसको और क्या कहते हैं, यहाँ के अभिलेख को भाब्रू अभिलेख कहते हैं, भाब्रू अभिलेख। अभी इससे पहले आया था ना क्वेश्चन की कैप्टन बर्ट ने इसको अशोक के अभिलेख को यहां से खोजा था। क्लियर है सबको। और ये अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये इसके बैराट के अभिलेख से ये चीज पता चलती है। नेक्स्ट देखो, पांडवों ने वनवास का 13वां वर्ष, आपको पता होगा पांडवों को 12 वर्ष का साधारण वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। वो 1 वर्ष का अज्ञातवास पूछ ले राजस्थान के अंदर उन्होंने कहां पर व्यतीत किया। तो मित्रों राजस्थान में आपको पता होगा उन्होंने विराटनगर के अंदर व्यतीत किया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये महाभारत कालीन बात है, इसकी जानकारी महाभारत में मिलती है, लेकिन बैराट या विराटनगर से उसके कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो विराटनगर ही वर्तमान में नाम क्या है, बैराट। और प्राचीन विराटनगर आपको अगर प्रश्न पूछ ले किसकी राजधानी थी, तो मित्रों ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे। तो कीर्ति स्तंभ है कहां पर, सबको पता होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर है कीर्ति स्तंभ है। उसकी प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो मित्रों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि और उसके पुत्र थे महेश। तो ये दोनों पिता पुत्र थे, ये पहली बात आपको जो ध्यान रखने की बात है। और ये 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है, 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। तो 1460 ईस्वी में कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश, ये पिता पुत्र की जोड़ी जो है, इन्होंने कीर्ति स्तंभ के बारे में लिखा है। और मेवाड़ के राजा जो है राणा हमीर है, राणा खेता है, इनके बारे में खास कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर उल्लेख है। गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी राजस्थान के अंदर।
ये गुर्जर प्रदेश आपको पता होगा, सिरोही और आसपास का प्रदेश जो है वो कहलाता था। और गुर्जरों की राजस्थान में राजधानी कौन सी थी? राजधानी तो मित्रों भीनमाल राजस्थान के अंदर गुर्जरों की राजधानी थी। वैनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है, वैनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रश्न आपको पूछ ले, वैनसांग राजस्थान के अंदर कहां गया था? तो भीनमाल गया था। तो गुर्जरों की राजधानी भीनमाल, शब्द को ध्यान रखना है। बालाथल पुरातात्विक स्थल कहां पर है? बताओ, अभी मैंने क्वेश्चन का उत्तर इसका दिया था। बालाथल पुरातात्विक स्थल कहां है? बालाथल जहां से एक तो कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और दूसरा यहाँ पे मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कहां पर है बालाथल पुरातात्विक स्थल? बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बता रहे लगभग सभी लोग, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। गुड। अगला देखिए, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया है? तीसरी राजधानी मित्रों, सैंधव सभ्यता की पहली राजधानी तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा थी, दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। और सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वो मित्रों कालीबंगा को कहा गया है। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता स्थल, पाषाण काल, बागोर, वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये बागोर कहां पर है मित्रों? तो बागोर राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, आपको पता होगा। बागोर पुरातात्विक स्थल कहां है? आरएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भीलवाड़ा में। इसके अलावा मित्रों एक तो दर कहां पर है? भरतपुर में, दर है भरतपुर में। और दूसरा है मित्रों तिलवाड़ा है बाड़मेर में। तो पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल एक तो ध्यान रखना, बागोर भीलवाड़ा, दर भरतपुर और तिलवाड़ा बाड़मेर, यहां से तीनों जगह से मिले हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। कई मित्र सोच रहे हैं कि सर आप तो रीजनिंग पढ़ाते हो, टीचिंग मेथड्स पढ़ाते हो, साइकोलॉजी पढ़ाते हो, तो राजस्थान का इतिहास भी आप पढ़ाते हो क्या? तो मित्रों राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, हिंदी, ये सब 2002 से जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला है तो 4-5 साल तक लगातार मैंने पढ़ाया है। तो इसलिए राजस्थान के इतिहास की काफ़ी जानकारी है। तो क्लासेस में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाए। तो इसलिए मैं आपके समक्ष जो है राजस्थान का इतिहास को लेके लाइव आया हूँ। 1-2 दिन में मैं राजस्थान की कला, संस्कृति, फिर राजस्थान का भूगोल, इसको लेके भी आपके बीच में मैं आने वाला हूँ। ओके, गुड। हाँ, मनीष कुमार जी ने कहा सर आप ऑलराउंडर हो। हाँ, ऑलराउंडर भी है, दूसरे काम में भी हम ऑलराउंडर है, खाली पढ़ाने में नहीं, दूसरे काम में, सेवा के क्षेत्र वगैरह में भी हम ऑलराउंडर है। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी स्थल किसको कहा गया है? 18वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको ये आता ही होगा। तो ताम्रयुगीन, ताम्र मतलब तांबा। तो मित्रों यहां से जो है गणेश्वर सीकर जो है, यहां से आपको मछली पकड़ने के कांटे, अंजनी उपकरण, मतलब यहां से जितने भी उपकरण मिले हैं वो 99% उपकरण तांबे के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? और 99% उपकरण तांबे के प्राप्त हुए हैं, इसलिए गणेश्वर सीकर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन बताएगा आप में से? जियोग्राफी मिक्स करता हूं। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताइए जल्दी से, किस किस को आता है प्रश्न का उत्तर? कांतली नदी, वेरी गुड, कई बच्चों ने सही उत्तर बता दिया है। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे स्थित है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, सबको याद रहना चाहिए। 19वां प्रश्न, बौद्ध स्तूप के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अभी बार बार जिक्र अपना आया था, बौद्ध स्तूप के अवशेष जो है वो बैराट से प्राप्त हुए हैं, अभी हमने चर्चा की है, अशोक के शिलालेख भी यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राज्यों का उदय किस काल में बताया जाता है? तो राजपूत राज्यों का उदय किस काल में बताया? पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल। मित्रों पूर्व मध्यकाल जो है उसमें राजपूत राज्यों का उदय माना जाता है, और पूर्व मध्यकाल कहते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को। भाई आपको पता रहना चाहिए 647 ईस्वी जो है हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है वो राजपूतों का उदय माना जाता है, राजपूतों का उदय। क्लियर है? तो याद रखना है सबको। तो पूर्व मध्यकाल याद रखना, 7वीं से 12वीं शताब्दी, और 647 ईस्वी ये हर्षवर्धन की मृत्यु का समय है, हर्षवर्धन की मृत्यु का समय है। उसके बाद में राजपूतों का उदय माना जाता है।
महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमने। 9 मई 1540, 9 जून 1540, 9 जुलाई 1540, 9 अप्रैल 1540। तो सन के लेवल पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? तो बाकी डेट कौन सी है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है। लगभग बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं। मैं तो आपको देख के डिप्रेशन में आ रहा हूं कि भाई मैं राजस्थान का इतिहास लंबे समय बाद पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं 2010 तक, 2002 से 2010 8 साल अपने इंस्टीट्यूट में राजस्थान का इतिहास पढ़ाया। उसके बाद में फिर कई सारे सब्जेक्ट से तो अलग अलग फैकल्टीज को मैंने दे दिए थे, वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगे थे। तो 8 साल बाद में मैं पहली बार राजस्थान का इतिहास के प्रश्न आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसलिए कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो आपको ऐसा समझना है कि भाई सर जो है वापस प्रैक्टिस में आ रहे हैं, है ना। मित्रों, 9 मई 1540 ईस्वी ये जो है नैनसिरी ख्यात में उल्लेख है। नैनसिरी ख्यात, मूता नैनसिरी ख्यात आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के इतिहास का प्रमुख दस्तावेज है। तो नैनसिरी ख्यात के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी इसके अंदर इंक्लूड है। एक कवि श्यामल दास की वीर विनोद है, मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद के अंदर भी लिखा हुआ मिलता है, आपको पता होगा। और वीर विनोद के अनुसार 15 मई 1540 ईस्वी है। मैंने दोनों ही बता दिया, आप अलग अलग किताबों में अलग अलग पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। मित्रों, 9 मई 1540 यही ज्यादा मान्यता प्राप्त है। ये तो नैनसिरी ख्यात में उल्लेख है, मूता नैनसिंह ने यह बताया है अपने इतिहास में। और कवि श्यामल दास ने वीर विनोद के अंदर 15 मई 1540 इसका बताया। दोनों ही आपको दिमाग में रखना चाहिए, महाराणा प्रताप का जन्म का ये। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में जो सामाजिक संस्था स्थापित की थी वो परोपकारिणी सभा थी, सबको ध्यान रखना चाहिए। और ये परोपकारिणी सभा जो है इसके संस्थापक पूछ ले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजस्थान के अंदर गुरु गोविंद गिरी जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती से ही प्रेरित थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती को राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का जनक भी माना जाता है। और आपको पता होगा कि जोधपुर के अंदर नन्ही भक्तन जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की प्रेयसी थी, उन्होंने दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर उनको पिला दिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और बाद में अजमेर में देहांत हुआ था। आगे प्रश्न आएंगे वापस, ये डिटेल जो बताई है अगले प्रश्नों में आएंगे तो वापस बताना आप मुझे, ओके। नेक्स्ट बताना, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण क्या थे? तो ये तो देखते ही प्रश्न पता ही चल रहा है आपको। महाराणा सांगा की प्रथम विजय के तुरंत ही बाद में तुरंत युद्ध न करके बाबर को तैयारी के लिए समय देना, ये भी बिल्कुल सही है। पुरानी युद्ध तकनीक, राणा सांगा की पुरानी युद्ध तकनीक थी। और बाबर की जो तुलुगुमा पद्धति थी, छापामार युद्ध वगैरह, और बाबर का तोप खानान, ये सब जो है कारण मिक्स में इसके कारण थे। 4 ऑप्शन आप सब लोगों ने बताई दिए हैं, वेरी गुड। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व, पहले तो बताओ हरावल किसको कहते हैं? हरावल किसको कहते हैं? कौन बताएगा सबसे पहले आंसर दीजिए। हरावल किसको कहते हैं? हरावल किसको कहते हैं? सब लोग सही उत्तर बता रहे हो। हकीम खान सूरी बता रहे हो, गुड, मान लिया हकीम खान सूरी थे। हकीम खान सूरी पठान थे, अफगान के थे, ठीक है। इन्होंने हरावल सेना का नेतृत्व किया था। हरावल किसको कहते हैं? बहुत अच्छे, बहुत फास्ट आपके कमेंट जा रहे हैं, लेकिन लगभग सेनापति नहीं कहते हैं, सेना का अग्रभाग, सेना का अग्रभाग उसको कहते हैं हरावल। और हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खान सूरी ने किया था। इसको सुमेलित करिए जल्दी से, कौन करेंगे सुमेलित? और सही आंसर बताइए। देखो 1 2 3 4 5 प्रश्न इसमें सम्मिलित है, एक तरह से समझो 5 प्रश्न सम्मिलित है, करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आपके समक्ष है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और मिलान करो, जल्दी से मिलान करो। मिला दिया? बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने लगे हैं। 2 1 2 1
बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। देखो बिल्कुल सही, 2 नंबर क्या कह रहा, देखो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। ठीक है, मांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? मांड का शाब्दिक अर्थ होता है चावल का पानी। जैसलमेर की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को मांड संस्कृति कहा गया है मित्रों। मांड संस्कृति मतलब क्या है? मांड संस्कृति का मतलब यह है कि हमारी मेहमान नवाजी की इतनी श्रेष्ठ परंपरा है कि हम कोई मेहमान घर पे आते हैं तो चावल का पानी, मांड मतलब मांड हम पीते हैं और चावल अपने मेहमानों को खिलाते हैं। तो ये है मांड संस्कृति। तो जैसलमेर को कहते हैं मांड कहते थे पहले। इसके अलावा जैसलमेर को वल्ल देश भी कहा गया है, वल्ल देश, याद रखना। बैराठ का प्राचीन नाम क्या था? विराटपुर। ठीक है, धौलपुर को क्या कहते थे? कोठी। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। मित्रों भीनमाल को जो है वेंसांग ने पी ली मो ली, पीली मोली भी कहा है। किसने कहा है? वेंसांग ने। एकदम याद आ गया मुझे तो मैंने बता दिया। और बयाना श्रीपंत। तो अब देखिए फटाफट देखिए, तो जैसलमेर के सामने कौन सा था? जैसलमेर, मांड 2 नंबर, तो ये 1 का 2, बैराठ विराटनगर 5, धौलपुर को कहते हैं कोठी 3, भीनमाल श्रीमाल और बयाना श्रीपंत। तो 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1 दूसरे में सुमेलित है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? ये नहीं शब्द पे जोर करना। अभी हाल ही में रीट के एग्जाम हुए थे ना, कई बच्चे वो नहीं शब्द के कारण ही गड़बड़ हो गया, उनको नहीं का पता ही नहीं चला, और है या नहीं है इन दोनों में अंतर समझना है। तो कौन से नाम से नहीं जानते? राय पिथोरा, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा उरासो, किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो मित्रों राय पिथोरा के नाम से नहीं जाना जाता। आप सबने उत्तर दे दिया सही। राय पिथोरा किसको कहते थे? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको मित्रों राय पिथोरा के नाम से जाना गया था। बाकी हिंदू सुल्तान, तत्कालीन जो मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान, सुल्तानी सुल्तान हो गया बिगड़ के, ये उनको कहा गया। और संगीत के क्षेत्र में अभिनव योगदान होने के कारण, संगीत के क्षेत्र में कुंभा की विशेष उपलब्धियां होने के कारण इनको ये भी कहा गया है। और विद्वानों को आश्रय देने के कारण, विद्वानों को आश्रय देने के कारण इनको राणो रासो भी कहा गया है या राणा रासो भी कहा गया है। वापस से सुन लेना। पहले तो राय पिथोरा कहा, किसको कहा गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। प्रश्न अपना यही था कि राणा कुंभा को किस नाम से नहीं जाना जाता। देखो एक प्रश्न में मैं 4-4 5-5 प्रश्न भी कईयों में साथ में मैं घुमा के बता रहा हूं, तो इसलिए अभी तक जो लाइव नहीं हुए हैं वो लाइव हो जाइए। और इस आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसको लिंक को शेयर करके आप भी इसको फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप अपने लोगों को कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग ले पाए। तो देखिए हिंदू सुल्तान पूछ ले, किसने कहा? तो हिंदू सुल्तान मतलब हिंदू सुल्तान, तत्कालीन मुस्लिम शासकों ने इनको हिंदुओं का राजा होने के कारण हिंदू सुल्तान कहा। आपको प्रश्न पूछ ले राणा, ये 3-4 ऑप्शन दे दे और कह दे कि संगीत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के कारण राणा कुंभा को निम्न में से किस उपाधि से जाना जाता है, कौन सी उपाधि दी गई? तो अभिनव भट्टाचार्य। और विद्वान कवियों को और विद्वानों को आश्रय देने के कारण राणो रासो। 27, दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध कब हुआ था मित्रों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दिवेर का युद्ध कब हुआ? थैंक यू। दिवेर का युद्ध बताइए। बिल्कुल सही है, सोफी भादू ने सबसे पहले बता दिया उत्तर, विशाल ने भी बता दिया। अक्टूबर 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ था। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। और दिवेर कहां पर है, जगह कहां पर है दिवेर? पिछले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है, ये देख लेना आप। राजसमंद के अंदर है दिवेर स्थल। और दिवेर को और क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है मित्रों दिवेर को। और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन पूछ ले, किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, कर्नल जेम्स टॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीराबाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छाटना है, ध्यान रखना, सत्य नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। असत्य कथन छाटो मीराबाई के बारे में, 4 ऑप्शन पढ़ो और असत्य कथन कौन सा होगा बताओ।
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखिए, मेड़ता के राव दूधा की पौत्री थी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेड़ता के राव दूधा की पोती ही थी। राणा सांगा की पुत्रवधू थी और भोजराज की पत्नी थी, ये भी सही है। और मेड़ता के राव दूधा की पोती और रतन सिंह की पुत्री थी, ये भी सही है। नरसिंह जी के मायरा की रचयिता थी, नरसिंह जी के मायरा की रचयिता नहीं थी, ध्यान रखना मित्रों। नरसिंह जी का मायरा ग्रंथ की रचना रत्ना खाती ने की थी, रत्ना खाती। और रत्ना खाती कौन था? मीराबाई का शिष्य था। तो ये चौथा गलत आंसर है, ध्यान रखना। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, फटाफट सही उत्तर निकाल दीजिए, कौन सा होगा? मित्रों, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न, मतलब प्रताप को एक तरह से समझाने के लिए आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं? ये ज्यादातर लोग मान सिंह बता रहे हैं। मान सिंह सेकंड लास्ट था, ध्यान रखना। जगन्नाथ कछुआ को भेजा था, जगन्नाथ कछुआ को। सबसे पहले भेजा था अब्दुल रहीम खाना को, दूसरे में शाहबाज खान, ये शाहबाज खान को दूसरे नंबर पे भेजा था। पहले में अब्दुल रहीम खाना को भेजा था, मान सिंह तीसरे नंबर पे था, और चौथे नंबर पे जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। जगन्नाथ कछुआ को भेजा था 1584 ईस्वी के अंदर। आपको पूछ ले अकबर ने अपना दूत बना के अगर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने जनों को भेजा, तो आंसर होगा, ध्यान रखना, 4 जनों को भेजा। सबसे पहले भेजा था अब्दुल रहीम खाना, दूसरे नंबर पे बाद में शाहबाज खान, तीसरे में मान सिंह, और लास्ट में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? कौन बताएगा? हल्दी घाटी के युद्ध में अमीर खुसरो था क्या? अमीर खुसरो तो नहीं था भाई। अमीर खुसरो तो आपको पता होगा, अभी खूब वो पद्मावती फिल्म के कारण चर्चा में आया था, खूब आपने ट्रेलर वगैरह देखे होंगे। तो अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। अल बदायूनी भी नहीं था, अल बदायूनी सॉरी, हाँ। हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित कौन था, ये पूछा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मित्रों अल बदायूनी उपस्थित था, ध्यान रखना। अल बदायूनी एक इतिहासकार था, और इसकी प्रसिद्ध कृति का नाम सबको पता रहे, मैं लिख देता हूं, मुंतखब उल तवारिक, मुंतखब उल तवारिक। और अमीर खुसरो तो 1303 ईस्वी के जो चित्तौड़ के युद्ध थे, अलाउद्दीन खिलजी, ये अपना, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था, तो वो उस समय ये उपस्थित था। तो आपको पूछ ले चित्तौड़ का युद्ध के समय कौन उपस्थित था? चित्तौड़ का युद्ध 1303 के अंदर, तब तो ये हो जाएगा। और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो अल बदायूनी उपस्थित था। बिल्कुल, एक जने ने सही लिखा, जिसने अपनी दाढ़ी खून से रंगी थी, बिल्कुल सही है, वही अल बदायूनी था। काफी बच्चे बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो भाई इतिहास का। राजस्थान का जीके के अंदर जो है, अब इतने सारे एग्जाम्स होने लगे हैं ना, तो बच्चे तो टीचर से भी ज्यादा जानने लगे हैं कई तो। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किसने कहा जी? अभी प्रश्न आया था, किसको कहा? दिवेर के युद्ध को कहा। और दिवेर कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापन करता कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का, 3 अभिलेख जो है वो किसने करे थे? कौन सा आंसर बता रहे हो भाई? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीजा ही राइट आंसर है, जैन जीजा। और ये जो जीजा द्वारा जो निर्मित है मित्रों, ये 7 मंजिला था कीर्ति स्तंभ। और एक और वहां पे कुंभा द्वारा भी निर्मित है कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, वो 9 मंजिला है। दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुंभा द्वारा निर्मित जो है वो कीर्ति स्तंभ कहलाता है, विजय स्तंभ कहलाता है। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ अलग से कह दे तो फिर जैन वो जीजा था, और वो 7 मंजिला था। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। राजपुताने का भीष्म का किसको कहा जाता है? राजपुताने का भीष्म,
तो राजपुताने का भीष्म देखते ही 4 ऑप्शन में से एक आपको पता ही होगा, कौन बताएगा देखते हैं, चलो जल्दी से बताओ, उत्तर बताओ। वाह शानदार, मैक्सिमम लोगों ने सेकंड ऑप्शन लिखा, कुछ कुछ ने राव जोधा भी मारा है, टोरा मारा होगा। मेवाड़ का कुंवर चूड़ा जो लाखा का पुत्र था, लाखा का पुत्र, वही शांतनु वाली कहानी महाभारत वाली फिर से दोहराई गई है, ये समझ लीजिए भले ही। तो ये लाखा का पुत्र जो था, लाखा का जोधपुर की हंसाबाई से विवाह हुआ था, जबकि उसका विवाह, हंसाबाई का विवाह जो है पहले कुंवर चूड़ा के साथ तय था। और जब लाखा ने मजाक के अंदर दरबार में कह दिया था कि हाँ भाई हम बूढ़ों के लिए कौन रिश्ता लेके आएगा, और इस प्रकार से मजाक में कही गई बात कुंवर चूड़ा ने ले ली और आजीवन भीष्म जो है प्रतिज्ञा ऐसी कर ली कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो मित्रों ये लाखा का पुत्र था कुंवर चूड़ा, और लाखा जिसका विवाह हंसाबाई से हुआ था, इस प्रकरण के कारण इसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी, इसलिए इसको राजपुताने का भीष्म कहा जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रियासतें हैं जो छोटे पटवार वगैरह जो एग्जाम है, हाँ एक बच्चे ने करा है, 80 साल की उम्र में लाखा ने विवाह किया था। इतना कंफर्म तो नहीं पता है भाई मुझे, लेकिन कर लिया था उसने विवाह। मोकल उसका बेटा था। अच्छा चलो बताओ भाई इसका उत्तर। मारवाड़, प्रतिहार व राठौड़ वंश। पहले बताओ मारवाड़ पे किसने शासन किया? प्रतिहार व राठौड़ वंश ने मारवाड़ में किया, पता ही है आपको। तो एक आंसर एक, जिसमें नहीं है उसको काट दो। देखो ये वाली विधि से आपको काम करना चाहिए। मेवाड़ पे किसने राज्य किया? तो मौर्य व गुइल वंश ने राज्य किया, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि दूसरे का 3 आएगा। और आमेर पे किसने राज्य किया? कछवा वंश ने राज्य किया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बाकी सांबर वगैरह ऑटोमेटिक सेट हो गए सारे फिर। तो सांबर पे चौहानों ने और जैसलमेर पे भाटी राजवंश में। ऑप्शन कौन सा आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी। चित्तौड़ में समधीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 35। तो समधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ का मित्रों प्रमुख मंदिर है, और इसका निर्माण जो है परमार वंश के राजा जो है भोज ने इसका करवाया था। भोज ने कविराज की उपाधि भी धारण करी हुई थी, ध्यान रखना, भोज को कविराज भी कहा गया है। क्लियर है? और चित्तौड़गढ़ के समधीश्वर मंदिर का पूछ ले कि आपको पुनर्निर्माण किसने कराया, जीर्णोद्धार किसने कराया, तो इसका जीर्णोद्धार बाद में मित्रों राणा मोकल ने करवाया था, राणा मोकल। क्लियर है? असंगत छांटो जी जल्दी से। 36 नंबर क्वेश्चन। विजयशाही सिक्के जोधपुर, अखेशाही सिक्के जैसलमेर, स्वरूपशाही सिक्के उदयपुर, झाड़शाही सिक्के झालावाड़। तो ये सब सिक्कों के नाम है। प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस में, ये पूछा जाए कि विजयशाही, अखेशाही, स्वरूपशाही ये सब क्या है, और ऑप्शन दे रखे थे पगड़ियों के प्रकार है, और सिक्कों के प्रकार है, इतिहास के प्रकार है, वगैरह वगैरह। तो क्या आंसर आ रहा है भाई सबका? किसी का 2, किसी का 3, किसी का 1, मिक्स में आंसर आ रहा है। अरे भाई इसका आंसर है झाड़शाही सिक्के। झाड़शाही सिक्के झालावाड़ में नहीं, ये जयपुर के अंदर प्रचलित थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजगुरु, धीमान, शैलगुरु किसकी उपाधियां थी? तो मित्रों ये सब कुंभा की उपाधियां थी। कुंभा ने खूब सारी उपाधियां ग्रहण करी थी। अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, है ना, अभी जो बताया मैंने, राजगुरु, धीमान, शैलगुरु, ये सब राणा कुंभा की उपाधियां थी। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया था। आप सब लोग एकदम पूरा दिलो दिमाग से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? और देखो दिन भर घर पे तैयारी करते ही रहते हैं, जब जब हमारी ऑनलाइन क्लास हो तो ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करो, उसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, हम भी सही उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है? और यूँ भी आपका जियो कार्ड, एयरटेल कार्ड जो सिम लिया हुआ है फ्री डाटा वाला, तो इसका उपयोग पढ़ने में लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैक्सिमम उत्तर आपने सही बताया। अमीर खुसरो ही सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही अमीर खुसरो, इसको तूतीय हिंद कहा जाता था, हिंद का तोता, हिंद का तोता। तो बहुत श्रेष्ठ गजलकार इत्यादि ये हुआ था। और इसी ने आपको पता होगा मित्रों, संगीत के क्षेत्र में आपको पूछ ले
सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबले का आविष्कार किसने किया था? इसी ने किया था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1527 में हुआ था। और खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा पराजित हुए थे, आपको पता होगा। 80 घाव उनके लगे थे पूरे शरीर पे। तो खानवा का युद्ध 1527, मार्च 1527 फर्स्ट ऑप्शन है, लगभग सभी बच्चों का सही उत्तर है, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर बाबर ने मित्रों जिहाद का नारा दिया था, जिहाद, और खुद गाजी कहलाया था। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, इसको धर्म युद्ध का नारा दे दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मुगलों ने कौन से युद्ध को जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध को जिहाद का नारा दिया था। स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। तो पन्नाधाय का पुत्र, पन्नाधाय का पुत्र, हर राजस्थानी को ये उत्तर तो पता होना ही चाहिए। हर राजस्थानी को ये पता होना ही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर एक है। कई लोग एक एक कई बार लिखते हैं, उसका क्या मतलब है? 8-10 बार 1-1-1-1-1-1 लिख देते हो। बिल्कुल सही है मित्रों। चंदन, चंदन ने जो है पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। किससे की थी बताइए? बनवीर से। बनवीर, याद रखना नाम सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, सुमिलित करिए। इसमें भी देखो 4 in 1 क्वेश्चन है। मैं 101 प्रश्न आज कराऊंगा आपको, और उन 101 प्रश्नों के अंदर देखना कम से कम 300-400 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। किसकी स्थापना कब हुई? जयपुर की कब हुई? उदयपुर की कब? जैसलमेर की कब? अजमेर कब? देखो कभी कभी कम आता हो ना आपको, तो उसमें जिसका पक्का पता हो उसका देख लो। जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459, 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559, याद रखना। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर की स्थापना हुई थी। तो यहां पर देखो आप सभी इसको सुमेलित करिए। तो सबसे पहले बताइए जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर को सुमेलित करते हैं 1727 में। 2 नंबर ऑप्शन किस में? नहीं, हटा दो। अब देखो केवल एक बचा है, उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में। तो 1559 4, अब बस हो गया ना सारा सेट, आंसर थर्ड ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 में से एक ऐसे सुमेलित करो वाले ऑप्शन में जो है ना, पूरा चेक मत करो, एक 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 कट करते करते आगे बढ़ो तो फायदा मिलेगा। किस राजा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष बताओ भाई। राणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राणा सांगा। अभी मैंने बताया था मेवाड़ का राणा सांगा, जिसको हिंदूपात भी कहा गया है, हिंदूपात। और इनके शरीर पे कितने घाव लगे थे भाई? याद है ना सबको? 80 घाव इनके शरीर पे लगे थे। और किसके पुत्र थे ये? मेवाड़ के रायमल के पुत्र थे, रायमल के पुत्र। महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ है? गोगुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। जल्दी से बता दो महाराणा प्रताप की छत्री। आंसर 43 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिक्स में दे रहे हैं कई लोग 2, कई लोग 3, एक भी आंसर दे रहे हैं, 3 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे हैं। अरे भाई ऐसे इतने सारा आंसर नहीं होगा। देखो मित्रों, महाराणा प्रताप की छत्री, पहले तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, कौन बताएगा? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। बचपन तो यहां पे बीचा, जन्म या बचपन, ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। फिर महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा के अंदर। तो मित्रों गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद वहीं पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ये राज्याभिषेक वाली जगह महाराणा प्रताप की ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप की नई राजधानी, उनकी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी बताओ? संकटकालीन राजधानी कौन? कमेंट के अंदर आंसर दो। सबसे पहले कौन देता है? देखो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, देख रहा हूं कमेंट। अभी किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया।
चावन चावन, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत फास्ट नाम चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी मित्रों चावंड। चावंड भी उदयपुर के अंदर ही है। चावंड महाराणा प्रताप संकटकालीन राजधानी मित्रों, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन बाद में इनका दाह संस्कार जो है वो बांडोली के अंदर हुआ था। और बांडोली के अंदर ही महाराणा प्रताप की छतरी है। और छतरी कितने खंभों वाली है, कौन बताएगा? बता देता हूं मैं, 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की, ये 8 खंभों की छतरी है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो देखो इसमें मैंने 4-5 प्रश्न साथ में डाल दिए। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली। पूछ ले 8 खंभों की छतरी किसकी है, कहां पर है? तो 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है। कहां पर है? बांडोली में। बांडोली कहां है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? चावंड। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? घुंगुदा में। और बचपन कहां बीता? कुंभलगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? जन्म तो मैंने बताया था 1540 ईस्वी के अंदर हुआ। तो ये महापुरुष कितने वर्ष तक जीवित रहे, आपको लेके पता इसका रहना चाहिए। तो 1597 राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन, कई बच्चे बता दिए हैं। और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय तबीयत खराब होने से हुई। याद रखना 1597 में हुई। आपको देखो इतिहास में बहुत ज्यादा सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आजकल सन से रिलेटेड बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन कोई प्रमुख घटनाएं से रिलेटेड कोई सन है, प्रमुख बातें हैं, तो वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। सलुम्बर की हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सलुम्बर उदयपुर की एक तहसील है। तो हाड़ी रानी आपको पता है बूंदी की थी राजकुमारी, लेकिन विवाह होकर सलुम्बर आ गई तो हो गई हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था जी? सहल कंवर, पहला ऑप्शन। ये आपके कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, 3rd ग्रेड टीचर में भी आ चुका है सहल कंवर। ठीक है, तो ये आपको पता होगा चूड़ावत सरदार जो राज सिंह जी के पक्ष में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गया था शादी के अगले दिन, और फिर निशानी के रूप में सहल कंवर ने अपनी शीश काट के उनको दे दिया था। और कहा भी जाता है चूड़ो मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। सेनानी मतलब हेलानी, निशानी। तो ये सहल कंवर जो है आपको ध्यान रखना है। और सहल कंवर चूड़ावत सरदार, और किसके पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए? राज सिंह के पक्ष में। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। मानुष प्रेम भयउ बैंकुंठी, नहीं तो का छार भरी मुट्ठी। ये पंक्तियां किस प्रसिद्ध ग्रंथ की है? उस ग्रंथ के प्रारंभ में ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। कौन बताते हैं? देखते हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। अच्छा, अर्थ बताऊं मैं इसका? कुछ बच्चों का अर्थ बताओ। देखिए, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मनुष्य जो है वो प्रेम के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। प्रेम ही जो है जीवन के अंदर ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई, कबीरदास जी ने भी कहा है ना। तो मनुष्य प्रेम से ही बैकुंठ पहुंच सकता है, नहीं तो का छार भरी मुट्ठी। नहीं तो ये जीवन क्या है, मरने के बाद में जला देंगे, एक मुट्ठी राख हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कही है। ये किस में कही गई है बताइए? टोरा 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 मिक्स में आ रहा है सबका, टोरा मार रहे हैं सब। चलो बता देता हूं मैं मित्रों, ये पद्मावत के अंदर कही गई थी, पद्मावत के अंदर। और पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी पर ही हाल ही के अंदर विवादित रही फिल्म पद्मावत, संजय लीला भंसाली जिसका उसने निर्देशन किया है। तो करंट के अंदर चीज है इतिहास की, इसलिए प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये पद्मावत के प्रारंभ में ही फ्रंट पे ही पेज पे ये लिखा हुआ है, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नहीं तो का छार एक मुट्ठी। तो ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी, पद्मावत की रचना करी, मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के समय किसका, दिल्ली पे किसका शासन था? उत्तर दीजिए जल्दी से। मलिक मोहम्मद जायसी। देख कुछ बच्चे 1597 उत्तर बता रहे हैं, कोई पुराना प्रश्न का उत्तर चल रहा है अभी तक उनका। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे जल्दी से। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में थे? अकबर गलत उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी भी गलत उत्तर है। कमेंट में बहुत बच्चों ने शेरशाह सूरी उत्तर लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर वही है भाई। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों को क्या नाम सुनने में बड़ा आनंद आता है और कमेंट में करते हैं सर मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम लेते। देखो जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं समझ लेना मन में उसका नाम ले रहा हूं, उसको ऐसा फील करना है कि सर ने मन के अंदर शाबाशी दे दी है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी 4 in 1 प्रश्न है।
राजवंश और उसके संस्थापक, जल्दी से करके बता दीजिए, राजवंश और उनके संस्थापक। राजवंश और उनके संस्थापक बताओ। सबसे पहले राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही, राव सिया। तो पहले का आंसर 2। देखिए काटने वाली विधि देखिए, पहले में उत्तर आ गया आपका। इसलिए कई बार बहुत ज्यादा झुंझो मत, क्वेश्चन से झुंझो मत, दिमाग लगा दो तो आंसर निकल जाएगा। बाकी पूरा चेक कर लेते हैं। कछुआ वंश, दुलाराय या तेजकरण, ढोलाराय भी कहा जाता है, ठीक है। और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। गुहिल वंश की गुहादित्य। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जो युद्ध हुआ था, किसके बीच युद्ध हुआ था? 48 का आंसर दीजिए जल्दी से। 48 कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुए विवाद में युद्ध। ये हुआ था मित्रों गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध आपको पता रहना चाहिए। तो जोधपुर, एक लिखता हूं जयपुर। जोधपुर के राजा थे मानसिंह। एक जयपुर में मानसिंह हुए थे, वो अलग थे, ध्यान रखना। और जयपुर के उस समय राजा थे जगत सिंह। ये दोनों ही जो है उदयपुर की कृष्णा कुमारी के साथ में विवाह करना चाहते थे। पूरी लंबी कहानी है भाई। तो उदयपुर की कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करना चाहते थे। तो ये जोधपुर के मानसिंह और जयपुर के जगत सिंह, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था। क्लियर? वो युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी के अंदर। बाद में दो बड़ी रियासतें इसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो ऐसा लेके फिर 1810 ईस्वी के अंदर कृष्णा कुमारी ने जहर पी के आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। क्लियर? खिजराबाद। खैराबाद तो सिवाना का रखा था, जलालाबाद जालोर का रखा था, पता ही होगा आपको। 50, मुंतकल उल तवारिक में किस युद्ध का वर्णन है? अभी बताया था मैंने, मुंतकल उल तवारिक, इसके रचयिता थे अल बदायूनी। अकबर के समय हुआ था ये, हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। जिसने राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इतना वो क्रूर था। तो ये जो है मुंतकल उल तवारिक के अंदर इसका वर्णन है। मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर, अभी जिक्र आया था कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था उदय सिंह की रक्षा के लिए। तो मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी? तो मित्रों ध्यान रखना, ये सिंहासन पर बिठाने में सहायता राव मालदेव ने की थी। राव मालदेव, जोधपुर के राव मालदेव ने मदद की थी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? पथ प्रदर्शक का मतलब हुआ महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से लोहा लिया। क्लियर है? महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से लोहा लिया। और किसने मुगलों से उनके पहले लोहा लिया? महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक, मतलब जिनके नक्शे कदम पे महाराणा प्रताप चले और मुगलों से संघर्ष किए। तो कौन है उत्तर? देखो बताओ, जल्दी से बताओ। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? मेरे पीछे जो किला दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड है वो, जोधपुर से रिलेटेड। क्या उत्तर है? बिल्कुल सही है। देखो, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है मित्रों, आपको पता होगा महाराणा प्रताप ने तो जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 1576 में हुआ है ना, उसके पहले 1562 ईस्वी से राव चंद्रसेन जो है वो लगातार मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के भाई थे चंद्रसेन। लेकिन महाराणा प्रताप जितना ये प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। भूला बिसरा नायक, नायक तो है, हीरो तो है, लेकिन इस नायक को भुला दिया, बिसरा दिया है। मारवाड़ के प्रताप के नाम से भी ये लोकप्रिय हुए। तो राव चंद्रसेन ने भी मित्रों मुगलों से संघर्ष किया था, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और राणा प्रताप ने भी नहीं की थी। वेरी गुड, सबके उत्तर सही है। पद्मनी किसकी पुत्री थी? पद्मनी किसकी पुत्री थी? तो सिंगल द्वीप के नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। आप सब लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था पद्मनी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पद्मनी ने जौहर किया था और
बाहर जो है केसरिया पहन के राजपूतों ने शाखा ये केसरिया किया था, और केसरिया होना और जौहर होना दोनों घटना होता है, तब उसको क्या कहते हैं मित्रों, शाखा। और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था, याद रखना है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर कई प्रकार की मूर्तियों की शैली उसके अंदर है, मतलब विश्वकोश, विश्व की प्रमुख शैलियां उसके अंदर है। तो ये भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, याद है सबको? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। और विजय स्तंभ 1440 के अंदर बनना शुरू हुआ था, मालवा के महमूद खिलजी को हराया था राणा कुंभा ने, और 1448 ईस्वी के अंदर ये बन के पूरा हुआ था, ध्यान रखना। विजय स्तंभ के पूछ ले आपको शिल्पी कौन थे? शिल्पी, तो शिल्पी थे जेता और उनके पुत्र थे नापा पूंजा। तो जेता, नापा, पूंजा, ये तीनों मित्रों आपको याद रखना चाहिए कि इसके ये शिल्पी थे। क्लियर है? तो याद रखना। और इस ऐतिहासिक इमारत जो है ये राजस्थान की पहली ऐतिहासिक इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था, ये भी आपको बता देता हूं। डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। 1 रुपए का डाक टिकट, ये विजय स्तंभ का ये चिन्ह था उसके ऊपर, उस पर यह हुआ था। भारतीय पुलिस के अंदर भी विजय स्तंभ का ही प्रतीक चिन्ह है, उनके प्रतीक चिन्ह के अंदर आपको पता होगा। ये संबंधित करिए जरा, वीर सेनापति थे और किसके समय में थे? बहुत फेमस आला उदल, जयमल पत्ता, गोरा बादल, जैता कुंपा, इनकी आप वीरता की कहानी आप सुनिए तो एकदम राजपूताने का गौरवमयी इतिहास जो है उससे आप एकदम लवरेज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वाह कितना राजपूताना का जबरदस्त इतिहास रहा है। तो किसके समय में ये थे? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जरा जल्दी से देके बताइए। आंसर क्या बता रहे हो भाई? बहुत अच्छे, थर्ड मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही मित्रों। आला उदल परमर्दी देव के समय थे। परमर्दी देव हालांकि महोबा राज्य के थे, ध्यान रखना। और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, ये दोनों जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, ये कहाँ के थे? जोधपुर के थे, राव मालदेव के समय। गोरा बादल तो आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ के पहले साके के समय राणा रतन सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए ये शहीद हुए थे, तो राणा रतन सिंह। और जैता और कुंपा ये 2 वीर हुए थे राणा उदय सिंह के समय में। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही? आला उदल के बारे में परमर्दी। 2 नंबर, देखो 2 नंबर पहले में ही आंसर आ गया। अगर 1 का भी आपको पकड़ में आ गया तो डायरेक्ट उत्तर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है? मतलब विषम परिस्थितियों के अंदर भी जिसने एकदम बेहतरीन काम किया, ऐसा विषम घाटी पंचानन। तो आपको पता होगा कि 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ विजय के पश्चात जब नाम उसने खिजराबाद रख दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर वापस चित्तौड़गढ़ का देखो अंतिम, चित्तौड़गढ़ में राज्य किया था एक तो रावल शाखा, एक राणा शाखा। ठीक है, रावल शाखा का अंतिम राजा था रतन सिंह। 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ के युद्ध के पश्चात जब ये शहीद हो गए थे, तो बाद में राणा हमीर जो था, इसको मेवाड़ का उद्धारक राजा भी कहा जाता है, उसने वापस जो है मित्रों विषम परिस्थितियों के अंतर्गत भी और ये चित्तौड़ पे पुनः आधिपत्य स्थापित किया। तो राणा हमीर आपका सबका सही उत्तर है। मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध किससे है? रूप मंडन मतलब रूप मंडन के अंदर जो है वो क्या विषय है? रूप मंडन का विषय क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान रखना। रूप मंडन का विषय क्या है? तो रूप मंडन का विषय है मित्रों, ध्यान रखना, मूर्ति कला। क्या है इसका विषय? मूर्ति कला इसका विषय। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? तो ये सब याद रखना है आपको। तो डायरेक्ट बापा रावल का मूल नाम क्या था? बापा रावल का मूल नाम क्या? आंसर है 58 का आंसर बताओ जल्दी से। बापा रावल का मूल नाम क्या था? 58 का आंसर। बापा रावल जिन्होंने 734 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के गुल वंश की नींव रखी थी और हरित ऋषि का आशीर्वाद लेके मानमोरी को पराजित किया था। मानमोरी या मानमौर्य भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में गुल वंश से पहले पता रहना चाहिए आपको मौर्य वंश का शासन था। तो थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं लगभग सभी के, बिल्कुल सही है। काल भोज,
एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी इसी ने कराया, काल भोज या बापा रावल ने, ध्यान रखना। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तो ये पंक्तियां किसके राज चिन्ह में अंकित है? जाहिर सी बात है, अभी जो मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं वो तो गुइल वंश से चल रहे हैं, तो आपने पकड़ लिया होगा। जो दृढ़ राखे धर्म को, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं, करतार स्वयं करते हैं। ये उदयपुर के राज चिन्ह के अंतर्गत ये पंक्तियां है। किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था? तो बहुत फेमस है पिछोला झील, आपको पता रहना चाहिए। उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है उसका निर्माण किसने कराया? राणा लाखा के काल के अंदर एक बंजारे ने इसका निर्माण कराया था। 1382 ईस्वी के आसपास का ये समय था, सबको पता रहना चाहिए। और राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा, जिसके बारे में भी बताया था, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, याद है? अच्छा, अब राणा लाखा का विवाह जोधपुर की किस राजकुमारी के साथ हुआ, जिसका विवाह कुंवर चूड़ा के साथ होना था, लेकिन राणा लाखा के साथ हुआ वृद्ध अवस्था में? जल्दी से नाम बताओ, मैं देखता हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, आप लगातार देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? प्रश्न सुनना वापस मेरा, मैं पूछ रहा हूं। राणा लाखा का विवाह बिल्कुल सही है, मुकेश वगैरह सबने बता दिया। अंसा भाई ग्रेट, मतलब आप सब लोग कक्षा के अंदर एकदम लाइव बने हुए हैं, बड़ी कक्षा चल रही है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखो 61। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा तो आपने बताया 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो 1534 ईस्वी में हुआ था, उस समय राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बता दीजिए। गोरा बादल तो 1303 के अंदर थे, अभी मैंने जिक्र कर ही दिया था। और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, ये काका भतीजे की जोड़ी, और वीर कल्ला जी राठौड़, ये सब चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे के समय थे, अकबर के समय 1567 में। तो रावत बाघ सिंह, ये उत्तर बचा, तो रावत बाघ सिंह इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना। तो 1534 ईस्वी के अंदर ये आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था बताइए? गुजरात के बहादुर शाह ने किया था, गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। इसमें गुजरात के बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था, पीछे जो शाखा हुआ था, जौहर हुआ था, उसमें जौहर के अंदर बहुत अच्छे कर्मावती लोगों ने आंसर देखो दे दिया, बगैर पूछे आंसर आपको पता चल गया कि सर क्या पूछने वाला है। रानी कर्णावती जो थी उसने मदद के लिए राखी भेजी थी, किसको भेजी थी राखी, बताइए जल्दी से, ये मेरा क्वेश्चन है। रानी कर्णावती ने मदद के लिए किसको राखी भेजी थी? वीरेंद्र वगैरह सब बता रहे हैं, हुमायूं को भेजी थी, बहुत अच्छे, शाबाश, हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ये वापस से 3-4 बातें पूछ रहा हूं, सुन लेना, वापस से रिपीट कर रहा हूं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1534, क्लियर? उसमें राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? रावत बाघ सिंह ने किया, क्लियर? राजा उस समय विक्रमादित्य थे, ध्यान रखना, लेकिन उनको गुप्त स्थान पे भेज दिया गया था, तो पीछे नेतृत्व रावत बाघ सिंह ने किया था। फिर हमला किसने किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। और रानी कौन थी पीछे? कर्णावती। और कर्णावती ने मदद के लिए राखी किसको भेजी थी? हुमायूं को। तो ये एक में कई प्रश्न मैंने बताए। मेवाड़ में झावर में चांदी की खानें किसके समय में प्राप्त हुई है? तो बड़ा प्रसिद्ध है प्रश्न ये, चांदी जिसका मेवाड़ का पुनर्निर्माण के अंदर उसका फिर उपयोग हुआ था, तो ये किसके समय में हुई थी मित्रों? राणा लाखा के समय में चांदी मिली थी। डायरेक्ट तथ्यात्मक प्रश्न है, सीधा सीधा याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, मतलब ज्यादातर मान्यता किसकी है, कौन बताएगा इसमें? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कुछ लोग अभी लाखा और हुमायूं पे चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा वो लाइव वाला बाहर खींच के आगे आ जाइए, अभी लाइव क्लास चल रही है ना, तो वहां तक आगे पहुंच जाइए, अभी आप पीछे चल रहे हैं। ज्यादातर बच्चों का कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर है, बहुत अच्छे, सेकंड ही सही उत्तर है। 18 जून 1576, 18 जून 1576, ये जो तारीख जो है ये अभी ज्यादातर लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी आपको पता होगा कहीं 10 जून भी है, कहीं 21 जून भी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट है। 18 जून 1576 ये जो है A.L. श्रीवास्तव उन्होंने ये डेट दी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अकबर का समकालीन इतिहासकार जो था अल बदायूनी, अल बदायूनी पूछ ले कब दिया था? तो मित्रों अल बदायूनी ने जो इसकी डेट बताई है वो 21 जून 1576 बताई है।
आपको अलग से अगर प्रश्न पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार मुंतखब उल तवारीख के रचयिता अल बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि क्या मानी है, तो उसका आंसर होगा 21 जून 1576। तो दोनों मैंने आंसर बता दिए हैं आपको। 18 जून 1576 ऑप्शन में यही है, एएल श्रीवास्तव ने ये बताई है। ज्यादातर इतिहासकार इसी को मान्यता देते हैं। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध के पश्चात बांसवाड़ा किसके नियंत्रण में आ गया था? ठीक है, ये गुइल के अन्य वंश जो है, एक बच्चे ने कहा दोनों डेट आ जाए तो क्या होगा, तभी तो बोनस मार्क तभी तो मिलेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? दोनों डेट आ जाए तो दोनों इतिहासकारों अलग अलग किया, पर आप टिक एक बार फिर उसको कर देना। खानवा युद्ध के पश्चात बांसवाड़ा किसके नियंत्रण के अंदर आ गया? मित्रों, खानवा युद्ध के पश्चात बांसवाड़ा जो है वो जगमाल के नेतृत्व के अंदर आ गया था, ध्यान रखना, जगमाल। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ के गुइलों की उपाधि क्या थी? देखो, कहीं रावल, महारावत, महाराजा, तो प्रतापगढ़ के जो गुइल थे मित्रों, इनको पहचाना जाता था महारावत के नाम से। महारावत के नाम से प्रतापगढ़ के गुइल कहलाते थे, ध्यान रखना। और महारावल कहां के कहलाते थे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको महारावल कहा गया था। और रावल तो आपको पता ही है, रावल रतन सिंह हुए थे अंतिम राजा रावल शाखा के, उसके बाद में राणा हो गए थे, राणा हमीर। तो महारावत प्रतापगढ़ के गुइल की उपाधि। भारत का अट्टिला नाम से किसको कहा जाता है? भारत का अट्टिला, तो भारत का अट्टिला कहा जाता है मिहिर कुल को, उससे उसकी तुलना की जाती है। और मिहिर कुल हूण आक्रमणकारी था, ध्यान रखना, क्या था? हूण आक्रमणकारी। एक बांडोली है, बांडोली, कोटा बांडोली, हड़ौती के अंदर। बांडोली में शिव मंदिर का निर्माण पूछ ले किसने कराया था? तो बांडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था, तो सबको ध्यान में रखना है। दल पुंगल मतलब विश्व विजेता। ये विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, अजयराज। अब थोड़ा मैं अजमेर के चौहान वंश से रिलेटेड बातचीत कर रहा हूं, जरा बताइए इसके अंदर कौन था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत है, कौन इसका उत्तर था? दल पुंगल विश्व विजेता। फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको इतिहास में राय पिथोरा नाम से भी जाना जाता है, राय पिथोरा, ध्यान रखना, ठीक है। कर्पूरी देवी सोमेश्वर के पुत्र थे, विश्व विजेता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? जल्दी से बता दो उत्तर। वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था पुष्कर के अंदर? ऑप्शन क्या है आपके आंसर? उड़ता पृथ्वीराज भी कहते हैं, बहुत अच्छे हैं। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन सेकंड और थर्ड मिक्स में आ रहे हैं, सेकंड नहीं है भैया, अर्णोराज है, अर्णोराज। वराह मंदिर विष्णु के 10 अवतारों में से एक है वराह मंदिर। भीनमाल के अंदर भी वराह मंदिर आपको पता होगा, और 12 में भी वराह मंदिर है। वराह नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, ये कौन बताएगा? वराह नगरी किसको कहेंगे? वराह नगरी किसको कहते हैं? आंसर दीजिए जल्दी से, किसके आंसर आते हैं? वराह नगरी किसको कहते हैं? वराह नगरी बिल्कुल सही है, 2-3 बच्चों ने उत्तर दिए, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। 12 को कहते हैं वराह नगरी। वराह मंदिर एक 12 में भी है, भीनमाल में भी है, और पुष्कर का अर्णोराज जी द्वारा निर्मित तो ही है, याद रखिए। अगला बताइए जल्दी से, युद्ध और उसको सुमेलित कीजिए, युद्ध और सुमेलित कीजिए इसको। कौन सा युद्ध कब हुआ? और सारे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए, कौन सा युद्ध कब हुआ करके बताइए। वही मैंने जो बताया, एक एक काट के देखो, यहाँ पे 4, 1, 2, 3 सब अलग अलग है, मतलब एक भी सही उत्तर बता दोगे तो, एक का भी सही अगर सेट हो गया तो आंसर आपका सही आ जाएगा, एक का भी सही आ गया तो आंसर सही आ जाएगा। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ? 1301 ईस्वी। बस यहीं से आपका सारा उत्तर आ जाएगा। पहले का आंसर क्या हो गया? 4, बस बाकी सब कट गए। उसके बाद तो सिंपल ही है, सिवाना का युद्ध 1307-8 में हुआ था, और जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1311। सारंगपुर का युद्ध 1437। ऑल आंसर ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी?
अभी मैंने लगातार बताया प्राचीन मत्स्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत काल के अंदर मिलता है, और विराटनगर जिसका वर्तमान नाम बैराट है, जयपुर में स्थित है, वो प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। क्लियर। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के पक्षधर कौन नहीं है? मतलब 4 में से 3 तो मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, लेकिन जो ये नहीं मानते हैं वो कौन है? तो इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए इसका। कर्नल जेम्स टॉड, चंद्रवरदाई, मूता नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण। तो कर्नल जेम्स टॉड जो है, इनके अनुसार मित्रों ये मानते हैं कि राजपूत विदेशी थे, ध्यान रखना। बाकी सभी राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत क्लियर है, वो मानते हैं। ऐसा कहा जाता है मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे यज्ञ किया था, और यज्ञ की वेदी से 4 राजपूत योद्धा प्रकट हुए थे, और उनसे ही राजपूतों की जातियों का उदय हुआ। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुनीदुन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? 72 का आंसर। किसके समय में मुनीदुन चिश्ती भारत आए थे? सूफिया के चिश्ती सिलसिले के ये थे। तो मित्रों ये पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे। काफी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और दूसरा युद्ध है, इतिहास 2 युद्धों को मान्यता देता है। हालांकि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में 16 बार युद्ध का उल्लेख किया है, कितनी बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था। तो क्या आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध का? बताइए किसने जीता, प्रश्न यह है। तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरा मोहम्मद गोरी ने जीता। एकदम ठीक है। हरि केली नाटक के रचयिता कौन है? हरि केली नाटक किसने लिखा? हरि कहा गया कृष्ण भगवान को, केली कर रहे हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा ये विषय उसका है। तो हरि केली नाटक प्रसिद्ध, इसके रचयिता कौन थे? जिनका काल स्वर्णिम काल माना जाता है, सपाल लक्ष्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ इसके हरिकेली नाटक के रचयिता थे। 4th ऑप्शन है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। कवि पद्मनाद द्वारा रचित कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है? 75 का आंसर दीजिए जल्दी से। कानड़ दे प्रबंध में किस युद्ध का वर्णन है? यस आंसर। कानड़ दे प्रबंध में किस युद्ध का वर्णन है भाई? चित्तौड़ का युद्ध, सिमाना का युद्ध, जालोर का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध। कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और कानड़ देव के बीच में प्रेम प्रसंग का जिक्र भी आपको पता होगा। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, ठीक है। और एक कानड़ देव राजा भी जालोर का ही था। तो भैया जालोर का युद्ध का ही वर्णन है, सिंपल सी बात है। कानड़ देव प्रबंध, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हो आप। आला खंड के रचयिता कौन थे? आला व उदल, जिसकी वीरता की चर्चा है, मैंने बताया था महोबा राज्य के परमर्दी देव के सेनापति थे। तो पर प्रश्न पूछा गया आला खंड के रचयिता कौन थे? तो कवि जगनिक जो थे मित्रों, ये आला खंड के रचयिता थे। और ये जगनिक जो है किसके दरबार में थे? चंदेल शासक परमर्दी देव के वीर नायक आला और उदल, इनकी गाथा इन्होंने लिखी थी। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत वंश का जन्म नहीं हुआ? अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख चंद्रवरदाई ने किया है। मैंने बताया मुनि वशिष्ठ ने माउंट आबू पे यज्ञ किया था। यज्ञ की वेदी से 4 राजपूत योद्धा प्रकट हुए थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो राठौड़ नहीं थे, ध्यान रखना। राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है, और ये मूलतः राजस्थान के बाहर, इनका कर्नाटका में उसका स्रोत माना जाता है, राष्ट्रकूट वंश। महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव, अभी मैंने बताया महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 वीर सेना नायक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। कौन थे वो? आला और उदल। अभी आ गया था जिक्र, इसलिए मैं आपके कमेंट को नहीं देख रहा हूं ज्यादा। सपाल लक्ष्य के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए। सपाल लक्ष्य जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया था? सांभर।
उसके चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो सपाल लक्ष्य के चौहान वंश के संस्थापक थे मित्रों कौन? बिल्कुल सही आपका उत्तर है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी में, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। नेक्स्ट देखिए, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहां था? देवड़ा चौहान, जैसे बूंदी में हाड़ा चौहान थे, देवड़ा शाखा किधर है? 80वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। देवड़ा शाखा, अरे सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। देवड़ा शाखा सिरोही के अंदर थी भाई, जो इधर मारवाड़ साइड के थे उनको पता होगा, ठीक है। सिरोही, लुम्बा उसका माना जाता है संस्थापक, संभवतः लुम्बा उसका संस्थापक माना जाता है। तराइन का मैदान कहां पर स्थित है? तराइन का मैदान कहां पर है? तो अभी जो बताया तराइन का पहला युद्ध जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। प्रश्न यह है कि तराइन का मैदान कहां पर है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है करनाल हरियाणा, ठीक है, करनाल हरियाणा। तराइन के जो दोनों युद्ध हुए थे मित्रों, ये यहीं पे हुए थे, ध्यान रखना, बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूं। पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? पृथ्वीराज चौहान की छोटी उम्र में ही उनके पिता सोमेश्वर का देहांत हो गया था, तो उस समय प्रश्न पूछ रहा है शासन कार्य कौन चलाती थे? तो सबको पता होगा उनकी मां कर्पूरी देवी जो थी वो शासन कार्य जो है वो समय चलाती थी। रणथंबोर और जालोर के चौहान वंश के संस्थापक क्रमशः कौन थे? मतलब पहले तो देना है रणथंबोर के कौन थे, उसके बाद बताना है जालोर के कौन थे। तो रणथंबोर के थे गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। तराइन के युद्ध के बाद में गोविंदराज ने जाके रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। और कीर्तिपाल या कीतू जिसको कहा जाता है, ये जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। तो 2 in 1 क्वेश्चन है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ नामक दुर्ग मित्रों कहां पर है? तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, अजमेर, बूंदी। तो तारागढ़ आपको पता होगा, तारागढ़ रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर एक महल बनाया था, तारागढ़ अजमेर में। और बूंदी का तारागढ़ का किला जो है आसमान के अंदर तारे की भांति, मतलब ऊंचाई पे स्थित होने के कारण उसको तारागढ़ कहा गया। तो ऑप्शन 84 का ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? जल्दी से 85 का आंसर बताइए जरा। सर टॉमस रो, क्या आंसर है? 85 का आंसर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था। सर टॉमस रो ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए, नाम तो प्रसिद्ध है, सुना ही होगा आपने। और जहांगीर से परिचय हुआ था इसका, जहांगीर से, बिल्कुल सही है। अकबर का किला, सब बच्चे आंसर बता रहे हैं, अकबर का किला। इसको अकबर का किला को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखना, मैगजीन दुर्ग। और आजकल यहाँ पे राजपुताना संग्रहालय है, अजमेर के अंदर है ये राजपुताना संग्रहालय। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, जहां पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन में निर्माण हो गया था। तो ये 86 का आंसर बताइए, किसने ये बनाया था? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के जो वो राजा थे, मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ गुलाम थे। किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके समय में बनी गई थी, ये इसका आंसर होएगा मित्रों। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के समय बनी गई थी। किसके समय में बनी थी, इसको ऐसा कर देना, किसके समय में बनी गई थी। अच्छा प्रश्न सुनो, 2.5 दिन का झोपड़ा तो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, प्रश्न एकदम सही है। ये कह रहा है संस्कृत पाठशाला जो पहले थी वहां पर, वो संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? प्रश्न यह है कि संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? तो उसका उत्तर विग्रहराज चतुर्थ एकदम सही है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो उसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। 87 तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो तराइन का युद्ध तो एकदम स्पष्ट है मित्रों, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के समय की रचना है, विस्तृत विवरण इसके अंदर मिलता है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपको सबको पता ही होगा, चंदवरदाई
और चंद्रवरदायी चूंकि आपको पता है मोहम्मद गोरी के पास में फिर चला गया था, ये अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में, और इसकी मृत्यु हो गई थी चंद्रवरदायी की। आपस में ये छुरा घोप के एक दूसरे को मारे थे, आंखें जो है पृथ्वीराज चौहान की फोड़ दी थी। मित्रों प्रश्न ये पूछा जाता है, मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़ा था, तो चंद्रवरदायी द्वारा अधूरे छोड़े गए पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का काम किसने किया, ये मेरा क्वेश्चन है। कौन बताएगा? चंद्रवरदायी, बिल्कुल सही उत्तर बताया प्रवीण चौधरी ने, जलहण। तो ये ध्यान रखना, जलहण जो था चंद्रवरदायी का पुत्र था, और जिक्र आता है पुस्तक जलन हत दे चली गजन निरप्रकाज, गजनवी चला गया था, तो ये पुस्तक जलन हत दे मतलब पुस्तक जलन के हाथों में देखे, तो शेष काम जो है वो जलन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो की रचयिता पूछे तो चंद्रवरदायी जलन दोनों ही इसके अंदर नाम आ जाए तो ध्यान रखना। कवि बांधव का मतलब क्या हुआ? कवियों का मित्र, कवियों का बंधु। तो कवि बांधव के नाम से कौन सा चौहान शासक प्रसिद्ध हुआ? कवियों का मित्र किसको कहा गया? तो नाम से स्पष्ट है, विग्रहराज चतुर्थ। बहुत प्रसिद्ध ये प्रश्न है और उसका उत्तर आपको याद रखना चाहिए। दिल्ली विजय का श्रेय किस चौहान शासक को जाता है? दिल्ली विजय का श्रेय किसको जाता है? क्या आंसर होगा बताइए? दिल्ली, जिसको दिल्ली का भी जिक्र है, और पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन जाने वाले राठौड़ शासक कौन थे? कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़ के वृंदावन जाने वाले राठौड़ शासक कौन थे? कौन बताएगा उत्तर जल्दी से? फोर्थ ऑप्शन बता रहे हैं। अरे भाई, कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़ के वृंदावन जाने वाले कौन थे? हाँ, अब सही उत्तर आ रहा है, काफी बच्चों ने सही दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सावंत सिंह। सावंत सिंह, जिसको कि नागरी दास भी कहा जाता है, अत्यंत कृष्ण भक्त थे मित्रों, और इन्हीं के समय में राधा के रूप में बनी ठनी चित्र को अंकित किया गया था निहाल चंद ने। ये बनी ठनी चित्र कला शैली कहाँ की है? तो किशनगढ़ की है, और निहाल चंद इसके रचयिता है। प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार प्रश्न आ चुका है, इसका ध्यान रखना। आधुनिक जोधपुर के निर्माता किस राठौड़ शासक को कहा जाता है? 91 का आंसर दीजिए। आधुनिक जोधपुर का निर्माता किसको कहा जाता है? मित्रों, आधुनिक जोधपुर का निर्माता जो है वो उमेद सिंह जी को कहा जाता है। हमारे जोधपुर के उमेद पैलेस का निर्माण, गांधी हॉस्पिटल का निर्माण, जोधपुर का डेवलपमेंट जो है वो उमेद सिंह जी के समय में हुआ था खास, तो इनको आधुनिक जोधपुर का निर्माता इनको कहा जाता है। क्लियर है? उमेद अस्पताल भी इन्होंने बनाया, इन्हीं के नाम पर है। उमेद उद्यान जोधपुर में आपको पता होगा, पब्लिक पार्क जिसको कहते हैं। मारवाड़ का अबुल फजल किसको कहा जाता है? अबुल फजल की तरह ही जो बड़ा साहित्यकार और था, मारवाड़ का अबुल फजल। तो मित्रों, मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। देखो, जसवंत सिंह तो राजा था, दुर्गादास तो स्वामी भक्त था, फैजी तो था ही अपना नागौर का था, पर मारवाड़ का ही मानो। पर अबुल फजल जो इस संज्ञा से जिसको कहा जाता है वो है मुनोत नैन्सी, जिन्होंने मूता नैन्सीरी ख्यात लिखी थी और इसको कैद कर दिया था। बाद में पता होगा जसवंत सिंह प्रथम जो थे उनके समय में ये हुआ था, ऐसा याद रखना। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां संपन्न हुआ था? मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ? इसका आंसर दिए, जोधपुर, पाली, सोजत, जालोर। क्या आंसर होगा? राव मालदेव का राज्याभिषेक संपन्न कहां हुआ? सोजत के किले के अंदर राव मालदेव का राज्याभिषेक संपादित हुआ था। सर को ध्यान रखना है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो देखते ही एक आंसर आपको तुरंत देना, स्वांगिया माता तो जैसलमेर की है, भाटियों की आशापुरा माता तो चौहानों की है, ठीक है ना, सुंदा माता तो उधर जालोर में। तो नागणेची माता जो है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है, सबको याद रखना है। नागणेची माता का मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां पर है? ये प्रमुख मंदिर बता देता हूं, नागाना गांव, बाड़मेर। याद रखना, नागणेची माता का मंदिर यहां पर है। जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना, तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी 1459, और पूरी डेट भी अब मारवाड़ जोधपुर का स्थापना दिवस पता ही होगा आपको, 12 मई 1459। क्लियर?
और 1559 जो है मित्रों, ये उदयपुर की स्थापना दिवस है। उदयपुर की, जोधपुर की स्थापना के 100 साल बाद में उदयपुर की स्थापना, ऐसा याद रखिए, याद रहेगा। गिरी सुमेल स्थान कहां है? गिरी सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसको बाद में नाम जैता का रण, जैता कुपा जिससे संबंधित है, तो जैता का रण इति जैतारण, जैतारण नाम भी प्रसिद्ध हुआ। तो पाली के अंदर स्थित है, आपको पता होगा। और युद्ध हुआ था, राव मालदेव की सेना और उनके सेनापति थे जैता और कुपा, उनके बीच के अंदर ये युद्ध रहा था। और किससे युद्ध हुआ था? ये शेरशाह सूरी से। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे थे तो उस समय दिल्ली पर शासन किसका था? चलो अभी मैंने हिंट दिया है, जल्दी से करके बताओ। 97 का आंसर क्या होगा सही? 97। राव मालदेव दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे, उस समय शासन किसका था? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। गद्दी पे बैठे तब शासन किसका था? नहीं मित्रों, मालदेव जो है गद्दी पे बैठा था, आपको बता दूं मैं, 5 जून 1531। क्लियर है? और उस समय दिल्ली पे मुगल सम्राट हुमायूं का शासन था। हुमायूं, शेरशाह नहीं था, हुमायूं था। अगला देखो 98, मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? अभी मैंने बताया, जिसको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं, और जिसको महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक या महाराणा प्रताप के अग्रगामी ऐसा कहा जाता है, तो वो जोधपुर के राव चंद्रसेन थे, राव उदय सिंह के पुत्र थे। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी, चलो 99 का आंसर दीजिए। रूठी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? कौन सा आंसर होगा? नाइन्टी 99 का आंसर बताना है। अभी तक लगता है कुछ बच्चों को 99 आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध जो होने वाले हैं, 99 का आंसर दीजिए जल्दी से। 1, 4 वगैरह सब मिक्स में आ रहा है। 4 बिल्कुल सही है। उमा दे, उमा दे या उमा देवी, देवी का शॉर्ट दे हो जाता है। जैसलमेर के भाटी लूणकरण की ये पुत्री थी मित्रों, लूणकरण की पुत्री थी। क्लियर है? और इसका विवाह जो है वो राव मालदेव से हुआ था। और रूठने के कारण वगैरह इतिहास के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, उसमें अपने को नहीं जाना है। रूठ के कहाँ चली गई थी ये पूछ ले तो ध्यान रख लेना, अजमेर में चली गई थी, बाद में अजमेर में रही थी। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का 100वां प्रश्न, जैतारण का युद्ध कब हुआ था? तो जैतारण का युद्ध, जिसको कि हम बताए थे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है? और जैता और कुपा इसके अंदर लड़े थे, जैता कुपा। और इस युद्ध में मित्रों शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से विजित हो पाया था। विजित तो हुआ था पर बहुत मुश्किल से विजित हो पाया था। इसलिए इस युद्ध में विजित होने के बाद उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्लियर? तो मित्रों आज ऑनलाइन क्लास जो है थोड़ा सा हम लेट स्टार्ट कर पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट एंड हो रही है, लेकिन आप लोगों ने संयम बनाए रखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्रों सब कुछ तैयारी, हम कई बार सब कुछ तैयारी करके बैठ सकते हैं, हमारी तैयारी अपन कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली फॉल्ट अगर कुछ हो जाए तो वो अपने हाथों में नहीं है। हमने यहाँ पे बच्चों ने पहले कमेंट कर रहे थे कि सर ने भी जियो की सिम ले रखी है, ये जियो वियो का नेटवर्क से काम नहीं चलेगा भैया। यहाँ पर जो है वो इंटरनेट की लीज लाइन हमने ले रखी है स्टूडियो में, 50 Mbps की लीज लाइन है। तो लेकिन एरर आ जाती है, और चूंकि आज संडे था तो उसको एरर को दूर करने में भी थोड़ा सा दिक्कत रही थी। तो आप सभी जो है लगातार बने रहिए। कल मैं और राजस्थान के इतिहास के इसके बाद में और 100 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस वो मैं लेके आऊँगा। अभी मैंने प्राचीन राजस्थान और मध्यकाल ये चल रहा है, कल मैं और इसके क्वेश्चंस लेके आपके बीच में, आपके समक्ष में पुनः प्रस्तुत होने वाला हूँ। और कल मेरी लाइव क्लास का टाइमिंग आप सब लोग नोट करके रखिए। कल मेरी लाइव क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे रहेगा, 10 से 12 बजे तक। क्लियर है? तो कल सुबह 10 बजे आपसे फिर से मुलाकात होती है
और राजस्थान का इतिहास आज कुछ आप पढ़ के रखना, अभी शाम को सुबह कुछ पढ़ के रखना, तो साथ में क्वेश्चंस के आप लगातार आंसर दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, कि आपको एक कॉन्फिडेंस विशेष महसूस होएगा। तो कल सुबह 10 बजे हम फिर से आपकी क्लास लेंगे, और तब तक आप सभी को मैं विदा लूंगा मैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.